All right, students, so continuing with this beautiful problem that we are solving on number of functions and its mapping. तो हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया था, है ना. तो आप अगर देखेंगे तो मैं हटा रहा हूँ. आई विल पुट द लिंक ऑफ द वीडियो बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं थर्ड भी अभी के लिए हटा रहा हूँ बिकॉज वी वॉन्ट टू कंसनट्रेट ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व द सेकेंड एंड थर्ड इन द सेम वीडियो. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड, क्या पता करना है हमें, नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं क्या हैं, पहले तो मुझे ये समझाइए. नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस क्लियर है ये आपको? नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूँ एफ ए आई और एफ ए टू, ठीक है, जहाँ पर मुझे पता है दैट ए वन इज स्मॉलर देन ए टू, नॉन डिक्रीजिंग. नॉन डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग नहीं है, या तो बराबर है, तो या तो ये इक्वल हो सकता था और या फिर ये इंक्रीजिंग होगा. इस तरीके से या तो वैल्यू बराबर होगी एफ ए वन या फिर एफ ए टू विल बी ग्रेटर. इट कुड हैपन बोथ द वेज एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर ऑल द रिमेनिंग फोर इनइक्वालिटीज ए थ्री ए फोर ए फाइव. क्लियर हुई ये बात? नाउ द क्वेश्चन सेज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट सेट बी विच वॉज डिपेंडेंट ऑन के इज नाउ 11. ठीक है, ढंग से सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त लर्निंग है इस वाले पार्ट में भी. क्या लर्निंग है अब देखिए. नाउ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस. नॉन डिक्रीजिंग. अब मैं फिर से एक काम करता हूं बच्चों, आप लोगों के लिए एक मैं सेट तैयार करता हूं. सेट क्यों तैयार कर रहा हूं? जिससे आप ये समझ पाएँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना तो करना है क्या. ठीक है, हमें वन वन मैपिंग बनानी है नहीं. इस बार वन वन मैपिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप बोले नहीं सर आपको तो वन वन मैपिंग बनानी है, विच वॉज बेसिकली द इंटेंशन व्हेन वी स्टार्टेड द पार्ट वन. अब नहीं है वो चीज़. नाउ देन व्हाट एंड हाउ वी शुड प्रोसीड. ओके, सो वी हैव 5 एलिमेंट्स हियर, राइट. अब अगर फंक्शन है तो भाई पांचों का इमेज तो होना ज़रूरी है. और आपको यहाँ बोला कि सर ये 3 एंड ऐसे कुछ चल रहा है और 10 और 11. नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस. अब मैं अब देखो केसेस बनाना शुरू कर रहा हूँ. केस वन, कि जो मेरा बी सेट था, बी सेट में से आई चोज ओनली वन, चूज ओनली वन, बेसिकली वन एलिमेंट. क्यों सर? मैंने क्या करा आप देखना. अब मैंने सारे ना, लेट्स सपोजिटली आई क्लिक्ड ऑन वन और मैंने सबको वन पे ही पॉइंट आउट कर दिया. सो इफ आई से ऑल दी वैल्यूज आर टेकिंग वन, विल इट बी नॉन डिक्रीजिंग? यस, इट विल बी नॉन डिक्रीजिंग बिकॉज इट विल बिकम अ कांस्टेंट फंक्शन. तो अगर वो एक वैल्यू पे लिए उसमें कांस्टेंट हो गया तो नॉन डिक्रीजिंग तो हो ही गया ना. दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन नॉन डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, राइट. सो मैंने एक ही वैल्यू चूज करी. सो इसका आंसर सिंपल है सर. फिर तो आप क्या कहेंगे, सर 11 में से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लीजिए जिसकी आप सबको इमेज वहीं पर ट्रांसफर कर देंगे. बहुत बढ़िया. सो दिस फंडामेंटल इज क्लियर. केस टू, मैंने कहा सर चूज नाउ 2 एलिमेंट्स, एनी 2 एलिमेंट्स. अब 11 में से 2 एलिमेंट चूज करने का तरीका तो सर ये तो पता है हमें. बट नाउ द क्वेश्चन इज नॉट ओवर. 11C2 ओवर नहीं हुआ है. अब क्यों नहीं ओवर हुआ है वो समझते हैं. कोई भी लेट्स स्टार्ट पिकिंग. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बी सेट में से मैंने चूज कर लिया, चलो हाईलाइट करता हूँ तुम लोगों के लिए. मैंने 2 और 10 ले लिया. ठीक है जी, आई हैव टेकन 2 and 10. नाउ व्हेन आई हैव टेकन 2 and 10, नाउ just listen to me very very carefully. I have taken 2 elements here. Now I can say a1 a2 can take 2 and these 3 can take this. और फॉर दैट मैटर मैं ये कह सकता था a1 लेता है ये वैल्यू और ये चारों ये वैल्यू ले लेते हैं. अगर ऐसा हो रहा है बच्चों तो क्या ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा. नोटिस करो, दोबारा बनाता हूं मैं. ये नॉन डिक्रीजिंग है बिकॉज a1 पे जो वैल्यू है इज स्मॉलर देन द वैल्यू एट a2. वैल्यू एट a2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वैल्यू एट a3. नॉन डिक्रीजिंग की डेफिनेशन ही यही थी. तो दैट मीन्स ये स्प्लिटिंग का गेम बन गया कि सर हमें इन दो को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता था. समझना, 1 और 4 मतलब फर्स्ट वैल्यू दैट इज 2 आई गिव इट टू a1 और रिमेनिंग 4 को 10 वैल्यू दे दी. मैं कर सकता था 2 मतलब
A1 A2 gets value 2 and the remaining 3 gets value 10. First 3 get 2, remaining 2 gets 10. समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब ये आंसर इनटू 4 हो गया. Choose 2 elements. That could be done in 11C2 ways, and for every those 2 elements we can have 4 such possibilities where the function would be non-decreasing. क्या बात सर, मज़ा आया नहीं आया? देखो, ये मत सोचना कि ये टफ है. इफ़ यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस इज सर टू टफ फॉर मी, तो यार एंजॉय नहीं कर पाओगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हम लोगों के लिए भी एज अ टीचर इज अ वेरी टफ क्वेश्चन टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स. आई होप आई एम डूइंग जस्टिस टू द क्वेश्चन, बट ये आपको एंजॉय करना पड़ेगा. हमें पढ़ाते वक्त मज़ा आता है ना, ऐसे ही आपको एज अ स्टूडेंट यू शुड ऑल्सो एंजॉय लर्निंग समथिंग न्यू इन लाइफ, however it might be difficult or challenging to you. अजय, केस 3 करें. लेट्स चूज 3 एलिमेंट्स ना. अब जब मैं 3 एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं तो एक तो बहुत आसान गेम था सर, 11C3 कर दिया आपने. अब आ जाइए वही सेम स्कूल ऑफ थॉट, मैंने सर 3 भी डाल दिया. अब आपको करना क्या है, 3 को इस तरीके से स्प्लिट करना है दैट सम इज 5. ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना. तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए फिर से ट्राई करते हैं समझने की, कितने केसेस बना पाएंगे हम लोग. 1 1 3, मतलब 2 की मैपिंग फर्स्ट के साथ करी, ये इधर करा है ना जी, ये इधर करा, और ये तीनों, ठीक है, अंडरस्टूड. आई कुड हैव डन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेम. इसी के मैं डिफरेंट कॉम्बो भी कर सकता था, जैसे 1 3 1. क्या मतलब हुआ 1 3 1? 1, 3 एलिमेंट्स यहां पर पॉइंट हो गए, ये यहां हो गया. अनदर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन 3 1 1, इसी स्प्लिटिंग का. कैसे, देखिए 3, फर्स्ट 3 टेक्स द सेम वैल्यू, नेक्स्ट टेक्स द नेक्स्ट टेक्स द नेक्स्ट. या और एक तरीके से ये आया कहां से, 3 factorial divided by 2 factorial. So there are 3 such cases. Similarly, can there be another split? Yes, there could be another split 1 2 2. भाई 1 2 2 का क्या मतलब हुआ, ये इधर दिया, 2 एलिमेंट्स को ये एक वैल्यू दे दी, 2 एलिमेंट्स को एक ये वैल्यू दे दी. एंड आई कैन देन अगेन डू द सेम स्प्लिटिंग दैट सर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 गेट्स आर गेटिंग रिपीटेड, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. तो ये 3 आया आंसर यहाँ पर भी दे 3, टोटल कितने हुए 6. अरे ज़बरदस्त. यू माइट हैव टू पॉज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अगेन, बट दिस इज़ ब्यूटिफुल यार. मतलब कई चीज़ें ना मैथ्स में यू जस्ट हैव टू एंजॉय एंड चेरिश कि सर क्या मज़ा आ गया, एक ही क्वेश्चन में इतना कुछ सीखने को कैसे हो सकता है. हाँ, चूज 4 एलिमेंट्स नाउ. Now when I choose 4 elements, 11C4, and now let's go back and let's say हमने 11 भी चूज कर लिया. Now ये तो बहुत सिंपल सा नहीं हो गया है. ये देखा जाए अगर आपको इंट्यूटिवली, इफ यू कुड अंडरस्टैंड, इट इज गोइंग बैक टू बी हैविंग 4 केसेस. ये 4 केसेस भी बनने वाले हैं. क्यों, आ जाओ देख लेते हैं. सर 4 केसेस कैसे, नहीं समझ में आया. ओके, लेट मी हेल्प यू. 1 1 1 और 2. भाई 1 1 1 2 क्या मतलब सर, ये 1 1 1 2 1, एक और मैपिंग, इसकी यहाँ मैपिंग, लास्ट की 2 की मैपिंग एक साथ कर दी. एंड नाउ आई कैन डू द सेम थिंग कि सर ये कितने हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. 1 इज रिपीटिंग थ्राइस. क्या मतलब, क्यों, आई कुड हैव सेड सर 1 1 2 1 1 1 2 1. व्हाट डू यू मीन बाय दैट, 1 मैपिंग नेक्स्ट 2 मैप टू द सेम. अरे सर दिमाग के ताले खोल दिया आज आपने. हाँ, मज़ा आना चाहिए यार. जब तक आपसे ये फीलिंग ना आए ना मज़ा आ गया, नहीं तो ये क्वेश्चन का भी मोटिव फेल हो जाएगा. अंडरस्टूड. एंड द लास्ट केस 5 वुड बी चूज 5 एलिमेंट्स. तो उसमें तो एक ही पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव टू बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो बस 11 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लीजिए. 11C5. So this was the question and this was this answer, which we, by the way, is still not over. There is still one more you can say trick or shortcut or mathematical knowledge which I can impart to you here. अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, आया तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था. नाउ दिस वुड बी डेफिनेटली वेरी बिग इफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस. सॉल्व नहीं करना है. अब देखिएगा, आपको कुछ यहाँ पर फिर से पैटर्न दिखा,
1 4 6 4 1। बाइनोमियल में नहीं पढ़ा? याद आया कुछ? 11C1 4C0। अरे 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 सर गजब, हाँ मजा आया देख के। सो कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट दिस एक्सप्रेशन? देखिए जरा सर, इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 4C0 को आई कुड हैव रिटन 4C4, 4C3, 4C2 इज़ 4C2, ठीक है ना। आगे वाले को 4C3 को आई कुड हैव रिटन एज 4C1 एंड इट कुड बी 4C0। नाउ द बेनिफिट दैट आई डिराइव इट फ्रॉम हियर इज, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट्स का सम चेक करो। यहाँ पर इसको सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने बाइनोमियल का भी फंडा यूज़ कर लिया। Subscript is 5, subscript, superscript, sum is 15. Answer is 15C5. This becomes your answer. This is what is the beauty of this particular question, that it might have taken a lot of time for me to, help you understand the problem, but now you understand that how difficult questions can come. And I again repeat that this kind of a question would be one of the very challenging questions, one of the toughest side of JEE Advanced problems if it comes in the exam, because in exam scenario thinking this much is very challenging, honestly speaking. Though ये बहुत tough सवाल नहीं है, but time pressure में it will become a very difficult problem to think all this and solve that much, because you immediately start thinking सर कहीं गलत तो नहीं करे, इतना टाइम जा रहा है इसमें. But otherwise beautiful problem to understand the concept of mapping. ठीक है, चलिए घबराना नहीं है, टफ है, नहीं हुआ था, बहुत अच्छी बात है, बट अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं इसको कैसे करूँगा अगली बार. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर स्टिल लेफ्ट. नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. सर क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हाँ ख़त्म ही नहीं हो रहा है. चलिए देखते हैं. नाउ द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, अभी हमने पहले लिया था बच्चों डिक्रीजिंग, वी अर्लियर डिड डिक्रीजिंग, नोटिस करो, नॉन डिक्रीजिंग, राइट, सॉरी, एंड नाउ वी आर टेकिंग इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग में कंडीशन क्या हो गई अब? व्हाट हैज़ चेंज हियर इज if f1 has to be smaller than fa2, it is increasing. So increasing means strictly increasing in that way if a2 is greater than a1. और k की वैल्यू दे दी अब की बार यहाँ पर 9. बहुत सिंपल है ये वाला केस. अगर अब आप ये भूल जाएं कि पहले जो आपने क्वेश्चन करा वो बहुत टफ था, नाउ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिंपल. नाउ हाउ सिंपल इट इज, लेट्स से ये b का सेट तो बन गया आपका क्या. सो नाउ b belongs to set of first 9 natural numbers. ठीक है, इंक्रीजिंग बनाना है हमें इंक्रीजिंग बनाना है. देखिए अब मैं आपको एक और फिर से बहुत बेसिक फंडामेंटली बात करते हैं. अगर जितना आप बेसिक से काम करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, ये कुछ ऐसे डायग्राम था, ठीक है, पार्डन माय एलिप्टिकल शेप. सो ये A3 था, A4 था और ये A5 था. अब मेरे पास यहाँ 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 8 9, और मुझे इंक्रीजिंग बनाना है. तो ये बात तो क्लियर है कि सर कहीं ना कहीं 5 एलिमेंट्स हैव टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस. 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना, इंक्रीजिंग बनाना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, 5 एलिमेंट्स विल हैव टू बी सिलेक्टेड. नाउ इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस सिलेक्शन? क्या सर मैं सीधा 9C5 बोल दूँ, क्वेश्चन हो जाएगा सर, 9C5 हो गया, क्या कहते हो, सही रहेगा? अब देखो 9C5 में प्रॉब्लम क्या है. लेट्स सपोजिटली यू डू 1 3 7 9, ओ सॉरी एक और ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं. चलिए दिख गया होगा. आई होप अ लॉट ऑफ यू वुड हैव सीन द प्रॉब्लम व्हाट आई हैव टेकन. सिंस यू वांट इट टू बी इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, तो आप A1 को 1 ही वैल्यू देंगे, और जैसे आप ये देंगे तो ये आ गई कॉन्ट्राडिक्शन. आपको ये साथ साथ मेंटेन करना था दैट f ऑफ ai इज नॉट इक्वल टू i. ये वापस से आ गई, अदरवाइज तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन. फिर तो हम क्या कर देते, वी वुड हैव डन वेरी इजीली 9C5. सो अगर मैं सिंपलेस्ट वे में समझाना चाहूँ बच्चों, आप क्या करो, सर ये a हटा देते हैं,
एक लेगा ही नहीं कभी भी। अब अगर आप कोई भी, इफ़ यू टेक एनी 5 वैल्यूज़, अब आप कोई भी 5 वैल्यूज़ ले लो, लेट्स से सर मैंने 2, 3, 4, 5 एंड 6 ही ले ली, तो अब तो मैपिंग हो जाएगी ना, A1, A2, A3, A4, A5, because obviously these number, any 5 numbers that you will pick, they will be in the sequence and we can arrange them in the ascending order. तो मैं A1 को स्मॉलेस्ट, बस आप नोटिस करो इसमें मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है बार बार, isn't it? Now you pick any 5 questions, na? Any 5 values. So that means the answer to this particular problem is 9 minus 1 C5. That is 8 C5. If you will go around with some other method, it could come out to be 8 C3 also, but that is the answer. So increasing, so beautiful part of this problem was increasing functions with this particular condition. Now I can expect this kind of a problem to come at JEE Advanced, because this is nothing, by the way. Most of you will be leaving this question because of this condition. But otherwise, if you see, the third question is one of the most easiest among the ones which we have picked. ठीक है बच्चों? So thanks for your time to this particular question. We have taken a lot of time in this particular part of the problem, and I hope you learned some beautiful methods and beautiful learning from this beautiful problem of maths. Hope this gives you confidence that math is beautiful in nature. Don't just be bogged down by सर मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था. टीचर्स हम लोगों से भी सॉल्व नहीं होते हैं, बट वी डोंट गिव अप, and at the same time, even if we are able to find the answer, or let's say we check it through solution, our next target becomes यार इसको तुम्हारे लिए कैसे आसान बनाए. तो यार हमारी प्रॉब्लम सोचो, हमारी प्रॉब्लम दुगनी होती है कि हमें पहले खुद समझना है और फिर वी हैव टू मेक श्योर दैट we make it easy for you as well. So challenge is always there, always be ready for the challenges. That's what makes you successful in life. God bless, keep working hard. Hope you are enjoying this series.